जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। इन मंत्रों जाप करे मेवाड़ी सरदार। राणा धीर धर्म रखवाड़ा। राणा धीर धर्म तू रघुकुल रवट वाला। राणा तू रजवट रवट वाला। राणा धीर धर्म रखवाड़ा। महाराज जय शिवा सरदार की। बड़ा जोश से जय शिवा सरदार की। प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के इस दिनांक के हिसाब से मनने वाली जयंती को, चूंकि मेवाड़ में महाराणा प्रताप जयंती तिथि के हिसाब से मनती है, लेकिन पूरे देश में प्रताप जयंती 9 मई को ही मनाई जाती है। ये भी एक अद्भुत संयोग है कि आज बंगाली पंचांग के हिसाब से रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी आज है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से वो 7 तारीख को थी, लेकिन बंगाली कैलेंडर के हिसाब से आज रविंद्रनाथ टैगोर की भी जयंती है। पूरे देश में एक प्रयास 15 वर्ष पहले आलोक संस्थान ने किया कि गर्मी की छुट्टियां होने के कारण पूरे देश के विद्यालयों में महाराणा प्रताप की जयंती, जो कि करीब मई 20 के बाद से लेकर 5-7 जून के बीच में आती है, अक्सर ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन महाराणा प्रताप की जयंती मेवाड़ में मनाए जाने की परंपरा है। और उसी परंपरा का निर्वहन करे तो पूरे देश में किसी भी विद्यालय में वो जयंती नहीं मनती। इसलिए मेरे दिमाग में ये बात आई और हमने इस जयंती को मनाना शुरू किया। तब मेवाड़ के लोगों ने कहा, आप नववर्ष मनाते हैं, तिथि के हिसाब से मनाते हैं, तो जयंती क्यों मनाते हैं? तो इस विचार को बदलकर कि इस दिनांक को हम जयंती के रूप में नहीं, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस मंच के माध्यम से, चूंकि आलोक संस्थान समाज को दिशा देने का काम भी करता है, इसलिए हम आज भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस 9 मई को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा करें। महाराणा प्रताप का नाम स्वाभिमान से क्यों जुड़ा हुआ है, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। एक छोटा सा राज्य मेवाड़, उसकी क्या अहमियत हो सकती है जब मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर और पूरे पूरब के कई देशों तक मुगलों ने जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, तो ये एक बहुत छोटा सा भूभाग जिसको मेवाड़ कहा जाता था, उस मेवाड़ के उस चित्तौड़ के किले को तो अकबर ने वैसे ही अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन जो ताबे में नहीं आया, जो कब्जे में नहीं आया, वो था इस मेवाड़ का महाराणा। वो भले उदय सिंह रहे हों या भले महाराणा प्रताप रहे हों,
उन्होंने कभी भी मुगलों की खिल्लत स्वीकार नहीं की। खिल्लत का मतलब ये कि वो दरबार में, मुगल दरबार में एक ओहदा और उनके कपड़े पहनने के तरीके, उनकी पगड़ी, वो उस शहंशाह की ओर से घोषणा की जाएगी कि ये चीज़ें पहन के और दरबार में यहाँ बैठ सकते हैं उनके सामने, उसको हम एक खिल्लत बोला करते थे। उस खिल्लत को उन्होंने स्वीकार नहीं की कि नहीं, हम जहाँ रहेंगे, जहाँ राणा वही राजधानी, जहाँ भटकेंगे जंगल में रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुगल दरबार में जाकर हाजिरी नहीं देंगे। ये जो एक स्वाभिमान की बात थी, लोगों को ये लगता है कि महाराणा प्रताप ने बड़े जिद्दी थे, वे इस बात पर अडिग रहे, उन्होंने मेवाड़ के किसानों को खेती करने से भी रोक दिया। लेकिन जब स्वाभिमान की बात हो, आन बान और शान की बात हो, आज यही वजह है कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी चौराहे पर, एक भी चौराहे पर अकबर की कोई मूर्ति नहीं लगी जिसको हम इतिहास में अकबर महान पढ़ाते हैं। किसी भी चौराहे पर नहीं है। दिल्ली में अकबर रोड जरूर है, लेकिन किसी चौराहे पर अकबर की मूर्ति नहीं लगी है। लेकिन चेटक सहित महाराणा प्रताप की मूर्ति, यदि उत्तर प्रदेश चले जाओ, बिहार चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको महाराणा प्रताप की मूर्तियां देश के कई कोनों में और देश के संसद भवन में। महाराणा प्रताप अकेले नहीं खड़े, वहां भीलू राणा खड़े हैं, झाला मन्ना खड़े हैं, भीम सिंह डोडिया खड़े हैं और प्रताप अपने चेटक पर सवार हैं। इसलिए कि देश को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाला काम किसी ने अपने चरित्र के माध्यम से किया। क्या अवसर रहा होगा जब उनके पिताजी ने उनको नीचे तलहटी में भेज दिया कि जाओ तुम यहां ऊपर रहे तो राजकाज में बहुत सी समस्याएं, बहुत से छल प्रपंच और ऐसी परेशानियों का सामना तुमको करना पड़ेगा, इससे बेहतर है कि तुम नीचे रहो। तो माता जयवंती बाई के साथ महाराणा प्रताप नीचे तलहटी में रहे, तलहटी में रहकर और भीलों के साथ बड़े हुए। इसलिए वो भीलों में, मैंने आपको पहले भी उनका नाम बताया कि कूका, छोटे बच्चे को जो प्यारा होता है सबको, उसको कूका बोलते हैं मेवाड़ में। इसलिए महाराणा प्रताप का धीरे धीरे बाद में कालांतर में नाम राणा कीका पड़ गया और अकबर भी उनको राणा कीका के नाम से ही पुकारता था। प्रताप का नाम तो इतिहास में हमने प्रताप लिखा, लेकिन अकबर उनको राणा कीका के नाम से ही जानता था। जब भीलों के साथ बैठते थे तो उन्होंने समायोजन करना सीखा। प्रताप के जीवन से जो चीजें समझनी, उन्होंने समायोजन, एडजस्टमेंट, मैं महाराणा का बेटा हूं, मैं कुंवर हूं, मैं पाटवी पुत्र हूं, ये भाव उनके मन में नहीं आया। उन्होंने भीलों के साथ वहां पर उस खेल में संघर्ष करना सीखा। चट्टानों पर बैठ जाते थे, भील उनको अपना राजा मानते थे, राणा मानते थे और बातों बातों में उनसे न्याय की मांग करते थे। तो प्रताप उनके साथ बैठकर पंगत में उन भीलों को अपनी पत्तल में से भोजन निकाल कर उनको देते थे और भील उनसे बड़े आनंद पूर्वक उस भोजन को करते थे। वहां से वो जो समरसता का संदेश महाराणा प्रताप ने दिया, वो उनके जीवन से सीखने की बात है। आगे उनके बाद कालांतर में जब उनके छोटे भाई जगमाल को गद्दी पर बिठा दिया गया, जबकि वो पाटवी पुत्र नहीं था, लेकिन भटियानी रानी के उस छल से उसने महाराणा उदय सिंह से किसी कागज पर दस्तखत करा लिए और जगमाल को गद्दी पर बिठा दिया गया। मेवाड़ की ये परंपरा है कि जब किसी की महाराणा की मृत्यु होती है तो जो पाटवी पुत्र होता है, सिंहासन कभी खाली नहीं रहता है। और आज भी ये परंपरा है। भारत के हमारे प्रधानमंत्री का यदि कोई पद है तो वो एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता है। जो ही राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तुरंत प्रभाव, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो तुरंत प्रभाव से राजीव गांधी को उस समय उनकी लाश को जलाया नहीं, उससे पहले शपथ दिलवाई गई थी कि सिंहासन खाली नहीं रहता है। इसलिए सिंहासन पर जो है मेवाड़ का महाराणा शमशान भूमि में जाकर अपने पिता को मुखाग्नि नहीं देता था, बाकी सब लोग जाते थे। तो महाराणा प्रताप लेकिन उदय सिंह को मुखाग्नि देने पहुंचे तो लोगों ने अखेराज
सोनगरा, जो अक्षय राज जो उनके ननिहाल से थे, यानी प्रताप के जो मामा थे, उन्होंने आकर देखा कि प्रताप यहां पर है तो फिर महलों में कौन है, ये यहां पर शमशान में कैसे, इनको तो, ये तो महाराणा, इनकी तो गद्दी नशीनी होनी चाहिए, इनका राज तिलक होना चाहिए, यहां पर कैसे। तो उन्होंने कहा कि गद्दी पर तो जगमाल को बिठा दिया गया है। आप तब सभी सरदार वहां पर थे, सबने कहा कि ये कैसा अन्याय मेवाड़ के साथ हो रहा है कि जो पाटवी पुत्र है वो यहां खड़ा है और एक उससे छोटे भाई को उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया है, तो ये अन्याय नहीं सहेंगे। और सबने मिलकर गोगुंदा पर जो राणा बावड़ी आज भी है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना जो लाइव सुन रहे हैं, मैं इस बात को आज मांग उठाने वाला भी हूं। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना में मायरा की गुफा के लिए भी अभी 50 लाख की घोषणा हुई, सब जगह हुई, लेकिन जिस छतरी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था उस छतरी की दुर्दशा आज भी है। उस छतरी पर एक भील ने, जब शमशान से सब इकट्ठे हुए कि ये अन्याय हम नहीं होने देंगे, तो एक भील ने उसी समय अपना अंगूठा काटा और महाराणा प्रताप को वहीं पर राज तिलक कर दिया। और वो परंपरा आज भी जिंदा है। जब भी मेवाड़ का कोई वंशज इसमें बैठता है तो वो भील अपने अंगूठे से रक्त निकालकर तिलक करता है। ये परंपरा वहां से चली हुई है और आज भी उस पत्तल में से थोड़ा सा भोजन निकालकर दूसरे सरदारों को दिया जाता है। ये परंपरा भी आज तक चल रही है। 1576 वर्षों से भी अधिक पुराना विश्व का कोई राजवंश है तो वो मेवाड़ का राजवंश है। इसलिए जब गद्दी नशीनी के लिए उस भील ने तिलक अपने रक्त से कर दिया, उसके बाद जगमाल को उठाकर गद्दी से नीचे किया और महाराणा प्रताप को वहां सिंहासन पर बिठाकर सबने उनको नजराना पेश किया। जो एक परंपरा होती है नजराना पेश करने की, एक छोटा एक उपहार देकर कि हम आपके प्रति समर्पित हैं, और वो सिक्का उनको हाथ में देके उल्टा किया जाता है और उसके बाद उनको चरणों में छोड़ दिया जाता है। ये एक परंपरा रही राज तिलक के समय की। तो महाराणा प्रताप ने उस समय, वो गद्दी नहीं थी, वो कांटों से भरा एक सिंहासन था जिस पर वो बैठे। उसके बाद लगातार आक्रमण होते रहे, 3 तो लगातार, जिसे कहते हैं शहबाज खान ने तो बाद में आक्रमण किए, उससे पहले मानसिंह ने जो आक्रमण किया था वो विश्व इतिहास में हल्दीघाटी युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसमें अकबर सीधे तौर पर युद्ध करने नहीं आया, लेकिन अकबर की सेना से लोहा लेने के लिए सेनापति बनकर आया था मानसिंह। और अकबर की ये कूटनीति थी कि राजपूत राजपूत से लड़ेगा, चलो ये भी एक तमाशा देखा जाए। इतिहासकारों ने इतिहास के साथ न्याय नहीं किया और उस समय महाराणा प्रताप के उस हल्दीघाटी युद्ध जो 18 जून को हुआ था, अब 18 जून का अंदाज लगा सकते हैं। इतिहासकारों ने लिखा कि उस समय मगध उबल रहा था। मगध मतलब ये खोपड़ा, जब उसके ऊपर लोहे के कंटोप हो और धूप में, 18 जून की धूप में दिन में यदि युद्ध करना पड़े तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर शरीर का तापमान रहा होगा। अगर 42 डिग्री न भी माने तो भी 35 से 38 डिग्री के उस जो आज का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में लोहे के कंटों पर झिरब अख्तर कवच पहनकर और उस तलवार को लेकर और घोड़े पर युद्ध करना, ये अपने आप में कितनी कठिन चुनौतीपूर्ण बात थी। और ये युद्ध केवल 3 घंटे का था। इतिहास में दर्ज है कि एक तरफ 6-7 हजार सैनिक थे, एक तरफ मामूली 3,000 सैनिक थे। लोग बाग बहुत सी गपे भागते कि 60,000 सैनिक थे, 70,000। वो ग्राउंड इतना बड़ा भी नहीं है। जिस बैटलफील्ड पर हल्दीघाटी का युद्ध वो बहुत छोटा सा दर्रा है, वहां से 2 घोड़े भी आसानी से नहीं निकल सकते, इतना सा दर्रा था। और भीलों को ऊपर पहाड़ों के ऊपर बिठा दिया गया था कि मुगल जब निकले तो तुमको पत्थर मारने ताकि ये आगे न बढ़ सके। और जो शाही बाग जिसे आज हम हल्दीघाटी में बोलते, वहां शाही सेना आकर रुकी थी, वहां युद्ध नहीं हुआ। ये युद्ध हल्दीघाटी का युद्ध, बाद में इसको हल्दीघाटी बोला गया। इस युद्ध का नाम था खमनोर युद्ध। इतिहास में इसको खमनोर युद्ध के नाम से ही जाना जाता है। बाद में कालांतर में कुछ लेखकों ने इसको हल्दीघाटी नाम दिया, क्योंकि उस मिट्टी में जिसमें यह युद्ध हुआ
उस मिट्टी में इतना रक्त बहा कि वहां की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा हो गया, इसलिए उसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जो हरावल दस्ता होता है, हरावल का मतलब जो सेना के आगे रहने वाला जो दस्ता होता है उसको बोलते हैं हरावल, और मुगलों में जो आगे रहते हैं उनको बोलते हैं चूजे। तो हरावल और चूजों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था उसमें मुगल सेना हार गई थी और 6 कोस तक उसको खदेड़ दिया था हमारे हरावल दस्ते ने। और पीछे जो दस्ता होता है उसको चंदावल दस्ता बोलते हैं, जो बैकिंग के लिए युद्ध में रहते और मध्य कमान को संभालने का काम जिसने किया था वो स्वयं महाराणा प्रताप चेटक पर सवार थे। चेटक के आगे छोटी एक सूंड लगाई गई थी नकली, जिससे हाथी उसको हाथी का बच्चा समझे और उस पर आक्रमण न करे, इसके लिए चेटक घोड़े पर हाथी की सूंड लगाई गई थी। और सभी घोड़ों को अक्सर करके ऐसा किया जाता है ताकि वो युद्ध मैदान में हाथी उन पर आक्रमण न करे। भारत के इतिहास में हम चेटक को तो याद करते हैं, लेकिन एक हाथी जिसने इस पूरे युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हाथियों की लड़ाई में राम प्रसाद नाम का एक हाथी था। उस हाथी को इतना अधिक ट्रेंड किया गया था कि वो अकेला ही मुगल सेना के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन जब युद्ध मैदान में महाराणा प्रताप ने अपने चेटक पर एड़ लगाकर सबसे पहले जब मानसिंह को जो हाथी के ऊपर था उसमें जब भाला फेंका तो वो भाला जाके सीधा उस महावत के लगा और मानसिंह होदे में दुबक गया। जब वो होदे में दुबक गया तो चूंकि मानसिंह के हाथी के सूंड में तलवार लगी हुई थी, उस तलवार से जब चेटक ने जंप लगाया तो जंप लगाने से उसकी एक टांग जो है वो उस तलवार के सूंड की में बंधी हुई तलवार से वो घायल हो गया चेटक। और उसके बाद जब वो वापस नीचे आया तब तक वो घायल हो चुका था। ऐसी स्थिति में जब प्रताप अकेले लड़ रहे हैं और चेटक ज्यादा भाग नहीं पा रहा है तो वो चारों तरफ से गिर गए। ऐसे में जाला मन्ना जो थे उनकी शक्ल महाराणा प्रताप से मिलती थी। उन्होंने कहा, हुक्म, आप जिंदा रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा, आप नहीं रहेंगे तो जब तक राणा को जीता नहीं जा सकेगा इस मेवाड़ को कोई नहीं जीत सकता। इसलिए अभी युद्ध नीति यही कहती है कि आपको युद्ध के मैदान से बाहर जाना चाहिए, हम पीछे से लोहा ले लेंगे, लेकिन आप चले गए तो फिर सबके हौसले पस्त हो जाएंगे। इसलिए उस समय झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का जो छत्र था, जो राज चिन्ह था, उसको उठाया और अपने सर पर लगा लिया। अपने सर पर लगाया और उसने जोर से हुंकार भरी मुगलों के बीच में, मैं हूं राणा, और सब लोग उनके पीछे गए। चेतक यहाँ से उसको बैकिंग करते हुए, बैकअप करते हुए हाकिम खां सूर ने, जो कि इस हमारी मेवाड़ की सेना का जो सेनापति था, एक पठान था, उसने उनको बहुत सुरक्षित तरीके से हल्दी घाटी के उस मैदान से थोड़ा सा आगे तक पहुंचाया। इधर खुरसान और मुल्तान नाम के 2 सैनिकों ने उनको देख लिया कि ये महाराणा प्रताप जो है अपना छत्तर देकर निकल रहे हैं, तो वो खुरसान और मुल्तान उनके पीछे हो लिए। और जब पीछे हो लिए तो उस समय शक्ति सिंह उस समय नाराज चल रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे भाई के पीछे ये खुरसान और मुल्तान, ये मुगल सैनिक पीछे जा रहे हैं, तो शक्ति सिंह के मन में भी वो भाई का प्रेम उमड़ा और वो भी उनके पीछे भागा। इधर चेटक घायल अवस्था में उस हल्दी घाटी के उस नाले को जो 21 फीट का था, उस नाले पर से उसने जंप लगाया और वो 21 फीट नाले से कूदकर जब चेटक आगे गया तो वो वहीं पर गिरकर उसकी ही लीला समाप्त हो गई। लेकिन उसने प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। इसी बीच वो खुरसान मुल्तान जो पीछे लगे हुए थे उनको शक्ति सिंह ने ठिकाने लगाया और वो आके महाराणा प्रताप के चरणों में गिर पड़ा कि भाई मुझे क्षमा करना, बिना बात हम एक छोटे से सुअर के शिकार पर लड़ लिए थे और दोनों एक दूसरे के प्यासे होकर उन्होंने एक दूसरे पर वार करने की सोची। इसी बीच में एक ब्राह्मण आ गया था, उसने उस कटार को अपने अंदर उतार लिया और दोनों भाई को एक दूसरे का हत्यारा होने से बचा लिया था। वो एक प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है। उस समय शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा प्रताप को दिया कि हुक्म, आप जिंदा रहेंगे तो प्रताप जिंदा रहेगा। प्रताप वहाँ से कोलियारी की तरफ बड़े सुरक्षित स्थानों पर गए और पीछे हल्दी घाटी का युद्ध जो
मुगल सेना जब राणा को नहीं प्राप्त कर सकी तो उस दिन वो युद्ध समाप्त नहीं हुआ। घंटे 3 का युद्ध था, लेकिन युद्ध वहां समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद गोगुंदा के अंदर जाकर देखा तो पूरा गांव खाली है, केवल 7-8 लोग थे। एक कोई पुजारी था, कोई रसोईया उस समय वो थे। उन्होंने मुगलों ने जाकर देखा कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, किस पर कब्जा करें। तो उन्होंने उस महल पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उनको लगा कि राणा तो पकड़ा नहीं गया। सितंबर माह, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 21 सितंबर तक मुगल सेना वहां रही। मुगल सेना इतनी डरी हुई थी क्योंकि राणा प्रताप ने जंगलों में जाकर भीलों को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो मुगल सेना इतनी डर गई कि यदि कभी भी आक्रमण कर सकते तो उसने गोगुंदा के पूरे किनारों पर खाई खुदवा दी और खाई खुदवा कर उनमें पानी भरवा दिया कि कोई उन पर आ न सके। इधर प्रताप ने, जैसा अभी शशांक जी ने बताया तुमको, कि इधर प्रताप ने यह घोषणा कर दी कि जो भी रसद पानी लेकर मुगल सेना यहां से निकलेगी तो उनको 2 काम करना है। पहला, उनको कूटना है, दूसरा उनको लूटना है। इसलिए जो आज हम परंपरा देखते हैं, आप माउंट आबू के रास्ते में जब जाते हैं तो वहां पर पारसोली के इस तरफ आज भी कई बार रात को गाड़ियां रोक लेते हैं और रोक कर वो जब आप उनको पैसे निकाल के देखते हैं तो वो कहते हैं तुमको हमको भीख दे रहे हो क्या। वो पहले कूटेंगे फिर आपके पैसे छीनेंगे। तो वो परंपरा उनको वंश परंपरा से मिली हुई है, क्योंकि प्रताप ने उनको बोला था। तो जो गुजरात की तरफ जो जितना भी रसद जाता था वो इसी में से होके जाता था। लेकिन मुगल सेना के लिए जब रसद आने की बात आई तो वो रसद वहां पहुंच नहीं पाया गोगुंदा के उसमें। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मोटे गांव का नाम नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते कि उस समय मुगल सेना को खाने को नहीं मिला, अब भूखे मरने लगे। तो क्या करें, उन्होंने पहले तो कच्चे आम खाए, तो कच्चे आम खाने से दस्ते लग गई, और फिर जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने घोड़ों को मारकर उसका मांस खाया। ऐसी स्थिति में मुगल सेना, मान सिंह ने कहा अब इन सब बातों से तो हमारा कुछ हल निकलेगा नहीं। 21 सितंबर को मुगल सेना गोगुंदा को छोड़कर चली गई। तो जो हल्दी घाटी युद्ध 18 जून को प्रारंभ हुआ था वो 21 सितंबर को आखिरकार महाराणा प्रताप ने जीता। इसलिए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए। इस बात को आपको अपने उत्तर में लिखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इतिहास के पन्नों में झूठ लिखा गया है, अब उनको बदलने की आवश्यकता है। और मैं ये दावे से कहता हूं कि मैंने महाराणा प्रताप फिल्म बनाई और उसमें महाराणा प्रताप को विजेता घोषित किया, इसलिए नहीं कि मेरी इच्छा थी, बल्कि मेरी इच्छा ये थी कि वो इतिहासकार देवीलाल जी पालीवाल जैसे इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को विजेता घोषित किया और उसके बाद एक परंपरा चल पड़ी। और आज महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में कोई भी हारा हुआ नहीं मानता, ये हमारी जीत है। देश की पहली फीचर फिल्म महाराणा प्रताप पर हमने बनाई, बहुत संघर्ष किया, बहुत चुनौतियों का सामना हमने किया। कोई 51 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई, मेरा खुद का हाथ टूटा, ऐसी अनेक घटनाएं उस फिल्म से जुड़ी हुई। लाइब्रेरी में एक किताब है सपने और प्रबंधन, वो महाराणा प्रताप पर, मेकिंग ऑफ महाराणा प्रताप पर है, उसको जरूर देखिएगा। सभी स्कूलों में जहाँ जहाँ लोग मेरी बात सुन रहे हैं, 5 विद्यालय के बच्चे वो लाइब्रेरी में किताब जरूर पढ़ें। आज आप एक काम और करिएगा, महाराणा प्रताप गर्मी की छुट्टियों में MX प्लेयर पर महाराणा प्रताप फिल्म को लाइक करिए, शेयर करिए। MX प्लेयर पर महाराणा प्रताप द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर अवेलेबल है और रोजाना उसको कोई 3 से 5 हजार लोग तक रोज पूरे विश्व में देखा जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें कोई पैसा नहीं मिला, हमारी जेब से हमने खूब पैसा खर्च कर दिया, उधार लेके भी खर्च किया, रिटर्न में कुछ नहीं आया। लेकिन हमको संतोष है कि इस मेवाड़ की माटी का कर्ज, जिस माटी में हम पैदा हुए उसका कर्ज हम चुका रहे हैं। जिस दिन जाएंगे शान से जाएंगे कि हाँ इस माटी में हम रहे, यहाँ पैदा हुए थे, जिस प्रताप की भूमि पर हम पैदा हुए उस प्रताप की भूमि का थोड़ा सा अंश हम में भी था। इसलिए हमने उनके जीवन पर एक गाथा बनाकर हमने अपने छोटे से ऋण में से एक थोड़ा सा कण मात्र हमने चुकता कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर होता है।
हम घमंड करके बैठे कि मैं बहुत कुछ हूँ। अरे ये अभिमान नहीं, स्वाभिमान तो वो है कि सत्य का साथ दूंगा, कभी भी मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। मैं जितने में है उसमें संतोष कर कर अपने पुरुषार्थ से मैं आगे बढ़ूंगा, इसे स्वाभिमान कहते हैं। खाली मैं हूँ, मेरा ही है, मुझे क्यों नहीं लोग प्रशंसा करते, मेरी क्यों नहीं वाही वाही करते, ये अभिमान स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमान तो वह है कि अपने बलबूते पर हम कुछ कर गुजरें और दूसरों को अपने से कभी छोटा ना समझे, वो स्वाभिमान है। इसलिए हमने आज राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस कि भारत जैसा भी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस जन्मभूमि पर हम जहाँ पैदा हुए ये स्वर्ग से भी बेहतर है, ये भगवान राम ने कहा था। हम उसी के वंशज हैं, ये प्रताप भी उसी के वंशज है, और प्रताप नाम हनुमान का है। ये बात नहीं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रताप नाम है ना, ये हनुमान के सहस्त्र नामावली में एक नाम हनुमान जी का प्रताप है। और ये प्रताप का प्रताप ही है कि उनका प्रताप पूरे विश्व में फैला हुआ है। और आज 9 मई को हम राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में आपके अंदर का स्वाभिमान जिंदा रहे, आपको कभी किसी के सामने लाचारी दीनता न दिखानी पड़े। जैसे भारतवर्ष अब पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में छा रहा है, कहीं दीनता नहीं दिखा रहा है, पूरे पुरुषार्थ के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी दुनिया को सीख दे रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज इतना ही मैं आप सब लोगों से आह्वान करते हुए, आइए हम एक संकल्प करते हैं। हाथ यूं करिए, हम सब राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में प्रताप की जन्म दिनांक पर यह संकल्प लेते हैं कि स्वाभिमान के साथ जिएंगे, राष्ट्र के स्वाभिमान को, गौरव को सदा आगे बढ़ाएंगे तथा दूसरों के स्वाभिमान की भी रक्षा करेंगे। हम ये संकल्प लेते हैं कि देश के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। ईश्वर हमें हमारी इस शपथ को पूरा करने में सहयोग प्रदान करे। भारत माता की जय। महाराणा प्रताप की, राणा पीका की, चेटक की, स्वाभिमान की। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। For that, he renounced his happiness and went in the forest by leaving his palaces. Pratap took his forest dwellers along with him. Vanvasi Samaj fought together with Maharana Pratap to protect the society and the country. But over the time, we have forgot the mantra of Maharana Pratap. When the society got away from the Vanvasis, the other people confused them and used them against the society and the country. This proof can be seen in the current violence of Manipur. So it is necessary to follow the path of the Maharana Pratap and to work in the protecting of the country by taking all the society along. The second learning which today's generation must imbibe from Maharana Pratap is to respect the women. At the time when the Mughal invaders considered other women as the property which they can won in the war, in the city of Ghazi, the Mughal sell our country women as a commodity which they won in the battle. Maharana Pratap told us to respect the women and consider other women as our mother. We all know that Maharana Pratap is the symbol of strength. He killed Behlol Khan with his sword and sliced him along his horse like a carrot. Even during his struggle with invaders, Maharana Pratap never forgot his morals. He saved a cow from an attack of a beast. This signifies that one who is powerful should protect the weaker section of the society.
the life of Maharana Pratap steered so many morals that no one can deliver in the lectures of hours and hours. But my today's speech would, but if we will learn only 2 drops from the Maharana Pratap's ocean life. I would like to end my presentation with few lines, which are: वक्त आ गया है अब साफ साफ कहना होगा, वक्त आ गया है अब साफ साफ कहना होगा, देशभक्ति की प्रबल धारा में हम सबको बहना होगा, जिसे भगवा लगे पराया, जिसे भगवा लगे पराया मेरा देश छोड़ जाए, राणा प्रताप की धरती पर सबको राणा बनकर रहना होगा, राणा बनकर रहना होगा। इति मम मुक्ति त्वं शृणु। भारत माता की जय। Good morning to one and all present over here. I, Laksha Verma, here to say few lines about Maharana Pratap, valor and indomitable spirit personified. Maharana Pratap is a name with remembering to begin one's day with. His name is engraved with gold among the list of valiant kings who protected the nation, dharma, culture and freedom of this country by sacrificing his life. This is a holy remembrance of his valor. Who does not know the name of the great king of Mewar, Maharana Pratap Singh? In the history of India, this name has always proved to be motivating for qualities like valor, bravery, sacrifice and martyrdom. Many brave warriors like Bappa Rawal, Rana Amir, Rana Sanga were born into the Sisodia family of Mewar and were given the title of Rana, but the title of Maharana was only bestowed on Pratap Singh. Thank you and have a great day. मैं कविराज श्यामल दास। न तो मेरी आवाज साथ देती है, न मेरी कलम की स्याही। मैं एकलिंगनाथ का दीवान प्रताप सिंह प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक अपनी मातृभूमि को वापस न ले लूं, रक्त की आखिरी बूंद तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूंगा। अचानक एक दिन आओ आओ युवक, जा एकलिंगनाथ की सेवा कर। गुरुदेव की जय हो। रानी साहिबा अपराध क्षमाओ। ये लहू रोती हुई शाम, ये लहरों के कफन। तब पद्मिनी के पास अपने आप को जहर ज्वाल अग्निदेव में समर्पित करने के सिवाय और कोई चारा न बचा। इसी वंश के राणा भोजराज की पत्नी मीरा ने प्रेम और भक्ति की जो मिसाल कायम की, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, विष का प्याला राणा जी भेजा। 1500 वर्षों से चली आ रही ये गौरवशाली परंपरा आज भी अनवरत जारी है। वो रहे महाराणा विक्रमादित्य। गजब हो गया दाइमा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आज मेरी राह का काटा दूर हुआ। क्या कहा पुत्र? कुंभलगढ़ में मिठाइयाँ बांटी जा। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है। समूचे राज्य को मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं है। घड़ी कमाल दादा। बौड़ाओ। आप बुरा न माने तो एक निवेदन करूं राणा साहब। हाँ हाँ बोलिए रानी साहब। मुझे लग रहा है आपने कुंवर प्रताप को तलहटी में भेज तो दिया है, पर कहीं वो भीलो राजपूत युवक के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र न रच ले। अच्छा, राणा साहब ने इसलिए इन्हें तलाठी पे रखा है। प्रताप तलहटी में रहेंगे तो मेरा मन भी उन्हीं में अटका रहेगा। तलहटी में प्रताप
भीलों के साथ शौर्य और पराक्रम के पाठ पढ़ता रहा। महाराणा सा से कहिए कि हम कल समय पर उपस्थित हो जाएंगे। मां बायन की तलवार जब स्वयं जयवंती बाई ने अपने हाथों से अपने पुत्र को सौंपी तो नजारा कुछ और ही था। ये सबसे गौरवशाली कुल के पितामह बापा रावल और महाराणा हमीर की खड़ग है। ये कोरा झूठा अभिमान नहीं, शौर्य और स्वाभिमान की महान निशानी है। इसे साक्षात बायन मां ने दिया है। इसे मस्तक पर लगाकर आशीर्वाद लो कुंवर। यह तलवार साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, अपने सच्चे हक के लिए सदैव उठी है। बायन मां तुझे शक्ति प्रदान करे। जा आघात कर। अपने प्रथम युद्ध में ही प्रताप ने अपने शौर्य का डंका बजाया। वीर प्रताप के जीवन की देखो ये अमर कहानी है। हाँ, अब हुई ना बात। नवा पुत्र गद्दी पर बैठ गया और पाटी पुत्र को खारिज कर दिया गया। क्या दाजी राज की चिता के समक्ष ये समस्त राजनीतिक विवाद करना उचित है? और आज ये निर्णय किया गया है कि कुंवर पाटवी प्रताप सिंह ही राजगद्दी के असल हकदार हैं। जो दृढ़ राखे धर्म को और कुंवर प्रताप बन गए महाराणा प्रताप। सरदार आपने याद फरमाया जिले इलाही। जिले इलाही नहीं फरजंद, हमें फूफा कहो। और सभी राजपूतों से कहो कि वो भी हमें फूफा बना दे, चाहे तो जीजा बना दे। और सरद रहे ये जिहाद नहीं, एकता का सूत्र है अकबर आजम का। अकबर आजम हिंदुस्तान पर राज करेगा। नैत सिंह जी, हुकुम। जलाल खान साहब का पूर्ण बंदोबस्त किया जाए और बाहर से सुलह के प्रस्ताव को झेलते रहे। यही आदेश एकलिंगनाथ का है। क्या मतलब? बहुत खो, विचार तो आपके बहुत अच्छे हैं। ना तो मुझे वो जागीरें चाहिए, न वो राज्य जो मुझे भीख में मिले। धरती माँ की कोख में क्षत्रियों का अकाल नहीं पड़ा। अच्छी गोट करी कुंवर साहब, विशेषकर तुम डोरिया ठाकुर। महाराणा साहब ने कहलवा भेजा है जे आप अपने फूफा के जोर पे आओ तो जहाँ मौका मिला वही खातिर की जाए। डोरिया ठाकुर, अपनी औकात में रहो। जे हम अपनी औकात पे आ गए तो आगरे तक खदेड़ दिए जाओगे। महाराणा के इस घमंड को चूर न किया तो हमारा नाम भी मान सिंह नहीं। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध की नींव तो उदय सागर की पाल पर लिखी जा चुकी थी। जो लोग मुगलों के हरम में अपनी बहन बेटियों को बेचते हैं
उस पे तो मैंने अपना घोड़ा नहीं चढ़ाया तो मैं डोडिया बेम क्षत्रिय नहीं। ये तो युद्ध मैदान में तय होगा। राजपूत राजपूत से लड़ेगा। आपने मुझे किसी खास मकसद के लिए याद किया आलमपना? राणा कीका की जिंदगी को मैदान जंग की गर्त में न छुपा दिया तो हम भी मान सिंह नहीं। मुझे प्रताप चाहिए, मान सिंह प्रताप। राणा कीका तो तेरे सामने खड़ा है, जरा आंखें खोल कर देख। इस रक्त की हर बूंद में प्रताप है, देख सके तो देखे अंदाता। हमारे पास कम योद्धा हैं। आज आन बान और शान के लिए इन मुगलों को खदेड़ डालो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गजी खां! हल्दी घाटी री माटी लागे केसर और चंदन है। हमारी मदद के बिना राणा कीका को पकड़ना मुश्किल है नए सेनापति। आपके रहते भी कौन सा पकड़ा गया राणा कीका जनाब? खामोश जनाब शाहबाज खां। आप अपनी ईमानदारी की ज्यादा सफाई पेश न करें। खामोश। आपके आदेश अनुसार मालवा के दंड के 25 लाख रुपए और 20,000 असरफिया प्राप्त हुई है। ये आप ही का धन है। अन्नता हुकम शिकार उरियो उजाड़ के पाचे हुकम। क्या हुआ दादी यार? अन्नता हुकम दाजीरा जो कही हुकम। एक लगना नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि याद आएगा हमें छोड़ के जाने वाला जो असूलों पे जिया उसके गुजर जाने पर दोस्त तो दोस्त है दुश्मन भी बहुत रोया है। याद आएगा हमें छोड़ के जाने वाला। प्रताप, तुम्हें शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम।
हल्दी घाटी में